क्या आज आपने पत्रकार वार्ता के लिए बुलाया है, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे भारत के बहुत ही पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के इस पर्व के ऊपर मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों को रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। परमात्मा से कामना करता हूँ कि जिस तरह से बहनें अपने भाइयों के सुखद भविष्य की कामना करती हैं, लंबी आयु की कामना करती हैं, तो सबके जीवन में खुशियाँ रहें, उनका जीवन सुखमय रहे, लंबा रहे और स्वस्थ रहे। ऐसी आज पवित्र त्यौहार के अवसर के ऊपर मैं कामना करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और जब से भारत के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तकरीबन बहनों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हुई हैं, उनकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश से ही की गई है। सबसे पहले हमारे हरियाणा के ऐतिहासिक शहर पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत यहाँ हरियाणा से ही की गई। इसलिए मैं और भी ज़्यादा प्रधानमंत्री जी का इस विषय में धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक हरियाणा सरकार का विषय है, पीछे जैसे नीट की परीक्षा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक भी कैंडिडेट को कोई भी असुविधा नहीं होने दी, इसी प्रकार जिस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, हरियाणा सरकार में इस पवित्र त्यौहार के अवसर के पर हमारी बहनों के लिए पहले अकेली के लिए यात्रा मुफ्त में निर्णय किया गया और अब उसके साथ साथ एक आदमी और भी जा सकता है हमारी एक बहन के साथ। रक्षाबंधन के पावन पर्व के ऊपर उनके लिए एक अपने साथ सहयोग के रूप में ले जाने के लिए भी मुफ्त यात्रा का आदेश हरियाणा सरकार ने दिया। बहुत बड़ी सौगात हमारी बहनों को दी है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि भारत की विपक्षी पार्टियाँ अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से वहन ना करते हुए, विपक्ष की एक सार्थक भूमिका निर्वहन ना करते हुए एक आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर लगे रहते हैं और जिसके पीछे सच्चाई कुछ नहीं होती है। अभी हमारे विपक्षी बंधु बिहार के अंदर एसआईआर के नाम पर एक राजनीति कर रहे हैं, जो हमारी वोटर लिस्ट का भारत के चुनाव आयोग ने निरीक्षण करने का आदेश दिया है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया और कोई भी ऐसा आदमी जिसका भारत में जन्म ना हुआ हो और यहाँ पर अवैध रूप में रहता हो, वो भारत की मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनका अपना एक आदेश है, लेकिन विपक्ष बजाय के इसके ऊपर एक सार्थक पहल का धन्यवाद करते हुए राजनीति कर रहा है कि मोदी सरकार भाजपा जो है ना वोट चोरी का काम कर रही है। जब वायनाड में राहुल गांधी जीतते हैं तो उनको कहीं वोट चोरी नहीं लगती है, अमेठी में अगर प्रियंका जीतती है तो उनको वोट चोरी नहीं लगती है, और अगर इसी तरह से अगर तेलंगाना में हमारी विरोधी पार्टी जीतती है तो भी उनको वोट चोरी नहीं लगती है, कर्नाटक में जीतती है तो भी वोट चोरी नहीं लगती है, केरला में जीतती है तो भी वोट चोरी नहीं लगती है। जहाँ पर ये हार जाते हैं वहीं पर ये कभी ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो अब मतदाता सूची का निरीक्षण जो चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है, उसका भी अब ये एक इसके ऊपर बिना किसी उद्देश्य के राजनीति कर रहे हैं, बजाय के जनता के सामने सही मुद्दा लाने के। 21 तारीख से संसद की सत्र की शुरुआत हुई थी। विपक्ष लगातार उसमें व्यवधान डाल के सदन की कार्रवाई को निलंबित करवा रहा है। जो एक मंच होता है सदन, जनता के लिए फैसले करने के लिए, देश की समस्याओं के ऊपर बहस करने के लिए, उनके ऊपर विचार मंथन करने के लिए जो एक संसद का एक मंच होता है, बजाय उसका जनता के हित के लिए प्रयोग करने के व्यवधान करके रोजाना सदन की कार्रवाई को स्थगित करवाने का काम विपक्ष कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर लंबी चर्चा ना करके आज छोटा सा एक मुहिम का भी विषय मैं आपके सामने रखूँगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे हमारे सभी नागरिकों को नल से जल मिल जाए, सभी घर सूर्य घर बन जाएं जिनके ऊपर सोलर प्लेट लग जाएं, हर घर आदमी के ऊपर एक पक्की छत हो, हर घर में शौचालय हो,
हर महिला के पास, जैसे आज बारिश का मौसम है तो वो गीली लकड़ियों में बेचारी फूंक मार मार के अनदिना हो जाए धुओं में, उसके पास गैस का सिलेंडर हो उज्ज्वला योजना के तहत। तो जब से प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद से आए हैं, एक से एक जन कल्याण के काम उन्होंने किए हैं। और हमारे तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अमृत तालाब योजना चलाई है। अमृत 2 में हमारे जितने भी शहर हैं, चाहे नगर पालिका है चाहे नए नगर परिषद हैं, उनको एक बहुत बड़ी धनराशि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सभी शहरों को दी गई है। स्ट्रॉन्ग वाटर के मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंध के लिए भी शहरों की नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को और नगर निगमों को केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा अनुदान दिया जाता है। इसी संदर्भ में हमारे महम में भी, जिस समय मनोहर लाल जी थे, यहाँ पर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कई करोड़ रुपया आया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय मैं तो गोहाना के अंदर रहता था, क्योंकि मैंने गोहाना से 2014 का चुनाव लड़ा था और मैं वहीं पर अपने सारे काम को फोकस कर रहा था। लेकिन यहाँ पर उस पैसे का प्रयोग सही रूप में नहीं किया गया और आज भी कंक्रीट की खड़ी दीवारें और तालाबों का गंदा जल और सड़ते हुए नाले ये हमारे सामने उस दुर्दशा को आज भी परिलक्षित कर रहे हैं कि अगर उस पैसे का सही रूप में प्रयोग किया जाता तो हमारे तालाबों का सौंदर्यीकरण हो जाता और शहर के अंदर ये गंदगी का आलम ना रहता। मैंने हरियाणा सरकार से उसकी जांच के लिए लिखा था, विजिलेंस जांच की हरियाणा सरकार ने आदेश भी दे दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो काम अभी तक सही पूरा नहीं हो पाया है, निलंबित है अभी। मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि उसकी सही जांच की जाए कि वो कितने रुपए का टेंडर था, उसमें क्या क्या काम होने चाहिए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और वैसे ही काम को बगैर पूरा किए उससे ठेकेदार की पेमेंट क्यों कर दी गई, इसके पीछे क्या घपला है, इसकी पूरी तरह से विजिलेंस जांच कर ली जाए। अभी मेरे संज्ञान में, कल ही मैं दिल्ली में था तो एक बात नोटिस में आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और हमारे भारत सरकार के सार्थक सहयोग से महम को बहुत बड़ी सौगात मिली। अमृत 2 के तहत 81 करोड़ की महम की पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए ये बहुत बड़ी योजना है और इसके मूर्त रूप होने के बाद महम में पेयजल की कोई समस्या नहीं रहेगी, पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। स्टॉर्म वाटर के लिए भी पाइप आ चुके हैं, योजना सारी की सारी तैयार है, पैसा भी आ चुका है, अभी वो काम धरातल के ऊपर उसकी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने या किसी एक जनप्रतिनिधि ने सभी पार्षदों के झूठे हस्ताक्षर करके और एक नापाक कोशिश की उस टेंडर को कैंसिल करवाने की, ताकि वो काम निलंबित हो जाए और फिर उसके बाद जो है लोगों को उसमें घपला करने का मौका मिल जाए, पैसे को खा जाए। मैं आज आप सबके माध्यम से हरियाणा सरकार से ये कहता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ कि इस टेंडर को कैंसिल करवाने की कोशिश क्यों की गई, और हमारे पार्षदों ने, जिन्होंने खुद बयान दिया है कि हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, हमारे झूठे हस्ताक्षर किए गए हैं, खुद नगर पालिका की चेयरमैन के भी लगता है झूठे हस्ताक्षर हैं, तो ये षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा और कौन कौन इसके अंदर शामिल थे कि अगर महम में जो इतनी बड़ी सौगात हरियाणा सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने दी 81 करोड़ की, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग वाटर की अलग से इसमें 100 करोड़ से ऊपर का जो काम है, इसमें क्यों व्यवधान डालने की कोशिश की है, इसकी गहराई से जांच की जाए और जिन लोगों ने पार्षदों के गलत हस्ताक्षर करके इस टेंडर को कैंसिल करवाने की कोशिश की है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उनको सजा दी जाए। मैं आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील भी करूँगा, और क्योंकि परसों से फिर बजट सेशन आरंभ है, 15 तारीख को हम सब की ड्यूटी 15 अगस्त के ऊपर कहीं ना कहीं झंडा फहराने की लगेगी। तो अग्रिम में मेरे पत्रकार छायाकार बंधुओं को रक्षाबंधन की भी और हमारे स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई देते हुए अपने बात को यहीं पर विराम देता हूँ। देखिए, एक तो काम डिले हो जाता और शायद उनके दिमाग में कोई ऐसी राजनीति की बात हो कि भाई सांसद का कार्यकाल थोड़ा है तो बाद में तुम्हारे ऊपर कोई चेक करने वाला ना होगा, लेकिन कार्यकाल तो बीजेपी ने बढ़ाना है, तो भारत सरकार ने बढ़ाना है, बीजेपी ने बढ़ाना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाना है, वो तो इस गलत फहमी में है
कार्यकाल तो पता नहीं 2 बार मिल जाए 3 बार मिल जाए, वो तो इस गलत फहमी में है। कोई भी अगर ये बात सोचता है तो ये उसकी छोटी सोच है। और मैं समझता हूँ एक बार जब टेंडर कैंसिल हो जाता है तो फिर उसको दोबारा DNIT बनने में, दोबारा उसका बजट सेंक्शन होने में और दोबारा उसका डिज़ाइनिंग बनने में काफ़ी समय लग जाता है। आज हमारा शहर बहुत ज़्यादा पेयजल समस्या से जूझ रहा है, तो शायद इसके पीछे कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हों कि हरियाणा सरकार को, मौजूदा सरकार को ये श्रेय ना मिले कि उन्होंने महम की समस्या को हल करवा दिया और ताकि ये निलंबित रहे। ये भी तो एक राजनीति होती है इस देश के अंदर कि जनता कितनी भी दुखी हो जाए, श्रेय किसी दूसरे को ना मिल जाए। ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है, पर ये सारा जांच करने का विषय है। अपने जो नया बस स्टैंड है बिल्कुल जर्जर उसके हालात है, तो उस समय से कोई योजना उससे मिलने या कोई अलग निकाले जाए? ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं और पूरी हम कलेक्ट करके, जैसे आपने बस स्टैंड की चर्चा की है, और महम में नॉर्दर्न बाईपास की भी ज़रूरत है, क्योंकि गोहाना साइड से जो हमारे व्हीकल्स शहर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर गोहाना रोड के ऊपर भी, क्योंकि वर्कशॉप पर वो काफ़ी वहाँ पर मॉल वगैरह चले गए हैं, और इधर बीच से निकल के अगर गोहाना से किसी को भिवानी जाना हो तो यहाँ से निकल के जो भिवानी स्टैंड तक जो क्रॉस करेगा तो पूरे रास्ते उसको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर नॉर्दर्न बाईपास बन जाता है तो बाहर की भारवा होके और अपने साउथर्न बाईपास से उसमें मिल के और बाद में भिवानी रोड पर भी जा सकता है, जींद रोड पर भी जा सकता है, उधर से कहीं भी जा सकता है। तो जिसको हिसार जाना है वह महम, वो भी सीधा उसके अंदर शामिल हो सकता है। तो ये भी एक हमारे संज्ञान में है ये बातें। कुछ गाँव में भी मूलभूत सी समस्याएँ हैं, कुछ हॉस्पिटल्स की, कुछ स्कूलों की इमारतें। आज माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल डांडा जी ने पूरे हरियाणा में आदेश दिए हैं अधिकारियों को, ऐसे जो भी स्कूल हों जिनकी इमारत की हालत खस्ता हो उनकी रिपोर्ट सरकार को की जाए। हम फ़ौरन तौर के ऊपर उनका समाधान करेंगे। बच्चों के भविष्य से, उनकी सेहत से, उनकी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें संज्ञान में लेकर निकट भविष्य में हमारा इरादा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महम में जनसभा करवा के और फिर CM अनाउंसमेंट में उन समस्याओं का हम समाधान करवाएंगे। पिछले 2-3 साल से जल भराव को निजात के लग रहे थे, लेकिन क्या कारण रहा इसमें? देखिए, जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैं सांसद बनने के बाद तो हमने वहाँ पर सामाण के अंदर और बड़म्बा के अंदर भी और अपने अजायब के अंदर भी अंडरग्राउंड पाइप डाल के और उस समस्या का समाधान करवाने के लिए हमने काफ़ी एक साल तक कोशिश नहीं की, बल्कि उसको मूर्त रूप दे दिया और वो पाइप भी दब गए और वो सभी मोटर वगैरह चालू हो गई। तो पहले क्या होता था कि जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता था तो ये लोग उसको लाइन को उतार ले जाते थे और बारिश का मौसम होने के बाद फिर लाइनों को डाल के फिर पानी की निकासी का काम शुरू कर देते थे। अब की बार अर्ली बारिश इतनी आ गई और इतनी तेज़ आ गई कि एकदम से पानी भर गया और वो लाइन दोबारा चालू करने में विलम्ब होने के कारण पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और पता नहीं परमात्मा की वो तो मेहरबानी है, उसकी मर्ज़ी है, वो कब क्या कहाँ पर कितनी वर्षा करता है। हमारा जो ये एरिया है जहाँ पर हमारे सामण और भेड़ियों की साइड का, इधर वर्षा भी ज़्यादा हुई है और यहाँ पर पुट्ठी और मोड़ा बड़ छप्पर का तक का पानी भी माइनर में आया है। वो लोग फालतू पानी माइनर के अंदर डाल देते हैं, तेल हमारा क्योंकि यहाँ के ख़त्म होता है। तो ये एक समस्या काफ़ी बड़ी विकराल रूप ले गई। सामण का पानी तो लगातार उतर रहा है क्योंकि पहले से वहाँ पर पाइपलाइन दबी हुई है और वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। इसमें अजायब में भी वहाँ पर भी लगातार चल रहा है और बड़म्बा के क्षेत्र में भी पानी पूरी तरह से ड्रेन के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन हमारे भैणी चंद्रपाल का नॉर्थ साइड का हिस्सा और भैणी सुरजन का कंप्लीट हिस्सा और भैणी मातो और सामण का काफ़ी बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। अब अधिकारी मौके के ऊपर आए हैं, मैं लेके आया हूँ, उपायुक्त भी साथ में थे और साथ के साथ ड्रेनेज विभाग के भी, बिजली विभाग के भी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के भी सभी अधिकारियों को मैं साथ लेके आया था और खुद चीफ इंजीनियर भी आके सारे इलाके को देख चुके हैं। अब जैसे ही ये पानी एक बार वर्षा का सीज़न समाप्त हो जाएगा तो पानी उतरने के बाद इसकी एक व्यापक योजना हम तैयार करवाएंगे और पूरी तरह से जैसे महम ड्रेन बनाई गई है इस इलाके के अंदर लेवलिंग को देख के
और एक ड्रेन तैयार करवा के उसको जूई फीडर तक ले जाके, क्योंकि एक जूई फीडर एक ऐसा यहाँ पर एक माध्यम है जिसमें फालतू पानी डाला जा सकता है और आगे पानी की ज़रूरत भी रहती है। जो आगे भिवानी का, रेवाड़ी का जो उधर का एरिया है, महेंद्रगढ़ का एरिया है, उसमें पानी की ज़रूरत भी रहती है। तो आगे एक बार बारिश का सीज़न होने के बाद हम सभी अधिकारियों को ला के इसकी लेवलिंग देख के आगे के लिए ऐसा प्रबंध कर देंगे कि जब भी कोई ऐसी अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसका फ़ौरन समाधान हो जाए और किसानों की फसल बर्बाद ना हो। अब की बार मैंने उपायुक्त महोदय से भी चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी चर्चा की है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसमें फसलों का हम उचित मुआवजा, जिसमें किसान को परेशानी ना हो, पूरे से पूरा मुआवजा देने के हम प्रयास करें। दादरी वाले विधायक सुनील सांगवान को मैं गबर बारी बना अब तक के लगभग 15-20 दिन हुए, तो मीटिंग वगैरह क्या कुछ साक्षात्कार हुआ उनके साथ? अभी वो भी अपने इलाके के अंदर कुछ समस्याओं के अंदर होंगे, क्योंकि पिछले दिनों तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी की जनसभा बुलाई हुई थी, तो अपने उस जनसभा के अंदर वो सभी लोग लगे हुए थे। अभी मेरी बात नहीं हुई है, मैं आज ही बात करूँगा, क्योंकि मेरा भी फ़र्ज़ था उनको, मैं खुद संसद के अंदर बिजी था, मैं यहाँ पर आ नहीं सकता था। तो आज वो रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया, वरना शायद आज वो आ जाते। तो आज ही मैं उनसे बात करके इस दिन उनका आके सभी हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मोर्चों के अधिकारी हैं, सबको बुला के, जिलाध्यक्ष को बुला के सबके बीच में अब एक पार्टी संगठन के लिए भी और जो भी अन्य भी कोई समस्या है उनके समाधान के लिए भी बैठ के चर्चा करेंगे। 13 तारीख को प्रमाण पत्र आयोजन समारोह, उसके बारे में क्या बोलना है? पंजाब समाज को मिलकर दी जा रही है। पति सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी में ये डिक्लेयर किया था। पोट्री का काम एक बहुत बड़ा काम है और आज के समय में डॉक्टर्स ने भी और जनता ने भी ये समझ लिया है कि मिट्टी का बर्तन जो है वो, उसके अंदर कोई अगर चीज़ पकेगी तो स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर है। हम पीतल से भी कोई न कोई ऐसा पार्टिकल ले सकते हैं जो सेहत के लिए नुकसान हो। सिल्वर और ये तो है ही नुकसानदायक, एल्युमिनियम तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसमें भी ऐसे पार्टिकल हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लेकिन मिट्टी का प्रयोग तो लाखों वर्षों से, जब से सभ्यताओं का विकास हुआ है तब से हो रहा है और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक मिट्टी के बर्तन में पकी हुई, चाहे वो सब्जी है चाहे वो अन्य कोई खाद्य पदार्थ है, वो होता है। तो इस ओर भारत सरकार भी ध्यान दे रही है कि हमारे देश में हम स्वदेशी उत्पाद करें और उन्हीं का प्रयोग करें, जिससे आम जो आर्टिजन है, गांव का शिल्पकार है, उसको काम, उसके हाथों को काम भी मिले और अब हमारे को कोई चीज़ आयात ना करनी पड़े, देश की विदेशी मुद्रा खर्च ना हो और हमारी सेहत भी ठीक रहे। उसके लिए पूरे देश के अंदर सरकार का ये कंसेप्ट है और हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सार्थक पहल की है कि जिस भी गांव में हमारे कुम्हार भाइयों की जनसंख्या है और वो मिट्टी को के बर्तन पकाने का काम करते हैं, तो उनको 5-5 एकड़ भूमि आवे लगाने के लिए और मिट्टी खोदने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एक साहसिक और सार्थक कदम है। इससे बहुत भाइयों को जहाँ रोजगार मिलेगा, उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। सर रेल लाइन, रेल जो है चल पड़ी है, मतलब जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो स्टेशन पर जाने का रास्ता है और ना लंबी रेल चल रही है, वो यहाँ पे मैं रेलवे में एडवाइजरी कमेटी का मैं सदस्य हूँ। काफ़ी समय पहले इसकी बैठक हुई थी, तो उस समय मैंने ये विषय उठाया था और अभी मैं माननीय रेल मंत्री जी से, अश्विनी वैष्णव जी से मिला था एक दिन सेशन के दौरान। हमने उनके सामने चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा बजट सेशन चल रहा है, तो एक दिन फुर्सत के अंदर अधिकारियों को बुला के जहाँ जहाँ भी अंडरपास में पानी वगैरह की समस्या आ रही है या रेलवे स्टेशन पर जाने के रास्ते की समस्या आ रही है, वो बैठ के चर्चा करके उन सब का, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का, इतना बड़ा नेटवर्क है और भारत सरकार ने कोशिश भी बहुत की है। आज वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, तेजस एक्सप्रेस चल रही हैं, जहाँ पर जाना 6 घंटे का सफ़र होता था वहाँ पर 3 घंटे का सफ़र हो गया है। बहुत ही सुविधाजनक भी हो गई हैं, लग्जरियस भी, और पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नक्शा चेंज किया गया है। अंग्रेज़ों के समय में बने हुए रेलवे स्टेशन पहली बार भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अश्विनी वैष्णव जी जो बहुत ही काबिल रेलवे मंत्री हैं, क्योंकि वो IIT किए हुए हैं,
IIT करके IAS में गए थे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनको एक एक बात की समझ है, और पूरे देश में मैं तो जाता हूँ। जब वाराणसी हम गए तो मैं अंदर गए थे रेलवे स्टेशन को, ऐसे सुंदर और सुविधाजनक सब जगह बैठने की, टॉयलेट्स की और अंडरपास की, ओवर ब्रिज की, जो भी समझ, एलिवेटर की, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई है। पूरे देश में काम किया जा रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा ये विषय है, लेकिन ये भी संज्ञान में है, जो महम वाली रेलवे लाइन का संज्ञान में है। इसका भी जहाँ जहाँ हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हम करवा